आइए बच्चों, आज हम लोग 17/9/2022 के द्वितीय पाली सामान्य हिंदी पर चर्चा करेंगे। आपका पहला प्रश्न है, वह पैदल नहीं चल सकता। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर ये होता कि उसके द्वारा पैदल नहीं चला जा सकता है तो वो क्या होता? कर्मवाच्य होता। लेकिन यहाँ पर है कि वह पैदल नहीं चल सकता है, तो यहाँ पर वह की प्रधानता है, यानी कि सब्जेक्ट की प्रधानता। तो सब्जेक्ट का हिंदी क्या होता है? कर्ता होता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? कृतवाच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृतवाच। बात समझे मेरा? बात ये कि नहीं समझे हमको पहले ये बताइए आप लोग। आपका प्रश्न जो है कि वह पैदल नहीं सकता, वह पैदल नहीं सकता, या उनके द्वारा पैदल नहीं चला जा सकता। अगर इस तरह से रहता तो द्वारा जैसे रहता वो कृतवाच हो जाता। लेकिन यहाँ पर कि वह पैदल नहीं चल सकता है ना, वह अकेले नहीं जा सकता, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता, तो ये सब कौन सा वाच हो जाएगा? कृतवाच। बात समझ रहे हैं? तो आप जैसे वॉइस बनाए होंगे, तो जैसे था आपको सेंटेंस, राम राइट्स और नोवेल, मतलब राम एक उपन्यास लिखता है, उसको आप बना देते कैसे? ए नोवेल इज रिटन बाय राम। तो बाय मतलब क्या होता है? द्वारा होता है, से होता है कि नहीं होता है? तो कहने का मतलब ये है कि जब द्वारा होगा तो कर्मवाच, जब द्वारा वगैरह नहीं रहे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस तरह का सेंटेंस जब आ जाए वह पैदल नहीं चल सकता, तो उस परिस्थिति में आपको क्या दीजिएगा? कृतवाच दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा वर्णिक छंद है? बताइए। कह रहा है कि कौन सा वर्णिक छंद है, यानी कि वर्णिक छंद के बारे में पूछ रहा है। जिस तरह से आप अलंकार में देखते थे कि कौन सा अलंकार है, उसी तरह से कहता है ये जो स्लोगन है, आए प्रजाधीप निकेतन पास उधो पूरा प्रसार करती करुणा जहाँ थी, ये शायद रिपीटेशन भी है जी। निकेतन का मतलब बताइए? घर होता है, और रिपीटेशन भी है, तो ये आपको वसंत तिलिका है, वसंत तिलिका है। ठीक है, आए प्रजाधीप निकेतन पास उधो पूरा प्रसार करती करुणा जहाँ थी, ये जो है आपको क्या है? वसंत तिलिका है, वसंत तिलिका है। बात समझ में आ रहा है? ये थॉटेबल प्रश्न है, इसलिए इसको आप लोग 2 बार पढ़ के छोड़ दीजिएगा। चलिए, संचारी भावों की संख्या कितनी है? बताइए। ये आपको याद रखने वाला प्रश्न है। कौन भाव है? संचारी भाव है ना। संचारी भाव की संख्या जो है वो आपको कितनी है? 33 है। ठीक है, संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33 है। इसको भी आपको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, याद रखने की चीज है। अगला है, ज्यों ज्यों वृद्ध होत त्यों तो स्वस्थ होत जात। कौन सा अलंकार है? तो विरोधाभास अलंकार होगा। ठीक है, जैसे जैसे वृद्ध होता है वैसे वैसे आपको जो है स्वस्थ होते जाता है। ये गलत बात है, विरोध में जा रहा है ना। तो ये विरोधाभास अलंकार हो जाएगा आपको। ये प्रश्न क्या है आपका? रिपीटेशन है। एक जरूरी सूचना है कि जो भी प्रश्न रिपीटेशन है उसको हम डिटेल्स नहीं करते हैं, और वो प्रश्न आपको बैक के क्लास में बता दिया गया है। इससे पूर्व जो क्लास हुआ था, इसलिए हम उसको डिटेल्स नहीं करना चाहते, क्योंकि समय कम है, पढ़ना अधिक है। तो बताइए कि काव्य आभूषण है। आप पहले समझ लीजिए, क्वेश्चन को समझ लीजिए, याद हो जाएगा। आप अलंकार का परिभाषा पढ़े होंगे कि अलंकार का मतलब होता है आभूषण, लेकिन वो आभूषण कहाँ सजाया जाता है? क्या आपकी बॉडी पर सजाया जाता है? नहीं, काव्य की शोभा बढ़ाने में, यानी काव्य मतलब कविता, एक तरह से मान लीजिए काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए वह अलंकार का यूज किया जाता है। तो बताइए, काव्य आभूषण किसको कहेंगे? अलंकार को। बात समझ में आया कि नहीं? ये कॉन्सेप्ट पर आधारित हुआ क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो अशुद्ध पूछा जा रहा है ना। यह हमारा घर है, सही है। यह हाथी बहुत मोटी है, गलत है। कैसे गलत है बताइए? हाथी बहुत मोटा है। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पर मोटा होता। ठीक है ना। गोपाल ने नया कपड़ा खरीदा, ये भी सही है। राजू की माँ बहुत दुखी है, यह भी आपको, राजू की माँ बहुत दुखी है, ये आपको ये भी सही है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है आपका पीताम्बर, है ना। पीत है जिसका अंबर। पीताम्बर शब्द में संधि विच्छेद क्या होगा बताइए? पीत जोर अंबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब जरा ध्यान दीजिए इस प्रश्न पर सभी लोग। पीताम्बर लिखा हुआ है, पौदीर्घिकार है, तो आकार है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पौदीर्घिकार तो मारिएगा, पौहर्षिकार नहीं मारिएगा। ठीक है, तो पीत जोर अंबर। ठीक है, अंबर तो याद ही रहेगा, तो पीत जोर अंबर। चलिए, अब हो गया पीताम्बर का संधि विच्छेद क्या हुआ बताइए? तो पीताम्बर का हो गया आपको पीताम्बर का संधि विच्छेद हो गया आपको पीत जोर अंबर। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका चतुर्भुज, और पहले आप लोग बताएंगे मुझे कि चतुर्भुज का मतलब, बिल्कुल चतुर्भुज का मतलब यहाँ पर बहुविधि क्यों दिया गया, ये बताइए आप लोग।
देखिए चतुर्भुज में कोई भी शब्द प्रधान, कोई भी पद की प्रधानता नहीं है। दूसरा में यहाँ पर ये बात है कि जब कोई भी प्रधानता नहीं होती है तो उस परिस्थिति में वह कहीं और संकेत करता रहता है। जैसे चतुर्भुज बोलने से विष्णु भगवान, बात समझ में आ कि नहीं? इसलिए उनको चतुर्भुज मतलब क्या? चार भुजा, चार भुजाओं वाले। चार भुजा वाला किनको माना गया? विष्णु भगवान को। इसलिए आपको जब तीसरे अर्थ को बताता हो तो वो कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। बताइए बहुब्रीहि में किस पद की प्रधानता होती है? किसी भी पद की प्रधानता। बिल्कुल किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती। बताइए कर्मधारय में अंतिम पद की प्रधानता होती है। तत्पुरुष में, अंतिम पद, द्वंद्व में, दोनों पद। चलिए ढूंढिए। चलिए पद क्रम की दृष्टि से देखिए, ध्यान से देखिए, ये प्रश्न भी रिपीटेशन है। पद क्रम की दृष्टि से, पद क्रम का मतलब क्या हुआ? सीरियल वाइज। पद क्रम का मतलब सीरियल वाइज, मतलब क्रम से जो पहले होना चाहिए उसके दृष्टि से। अंग्रेजी में जैसे पढ़े ना सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब का यूज होता है, फिर ऑब्जेक्ट का यूज होता है। उसी तरह से करा कि पद को बैठाने की दृष्टि से, यानी कि पद क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है? शुद्ध है। तो देखिए यह असली गाय का दूध है। बताइए शुद्ध पूछ रहा है ना, यह अशुद्ध है, इसका मतलब ऑप्शन ए अशुद्ध है। यह असली गाय का दूध है, यह गाय का दूध है, यह गाय का, यह असली गाय का दूध है। तो इसका जो हो जाएगा आपको, ये अशुद्ध है। और यह किस तरह से असली गाय की दूध है। तो यहाँ जो आपको होता गाय का दूध असली। ठीक है, देखो असली और नकली थोड़ी ना कोई गाय होता है। गाय तो गाय होता है। बात समझ में आ रहा है? तो यह गाय का दूध, खिलौना वाला गाय का दूध होता है। ठीक है, तो यह गाय का दूध है, ये इसका ये होता। खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ, अशुद्ध है, अशुद्ध है। अपने प्रदेश से आई मित्रों को पत्र लिखो, जो प्रदेश से आ गया है उसको पत्र लिखिएगा। नहीं, अपने प्रदेश से, अपने प्रदेश से, अपने प्रदेश से, प्रदेश तुम्हारा है नहीं, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो ये सही है। पानी से भरा एक गिलास लाओ, पानी से भरा एक गिलास लाओ, ये आपको क्या है? शुद्ध, ये सही है। ठीक है, पानी से भरा एक गिलास लाओ, ये आपको क्या है? शुद्ध है। चलिए 10 नंबर प्रश्न है यगन। बताइए आप लोग यगन में ठीक क्या बताए थे? यगन मतलब यज्ञ। यज्ञ में जाने से पहले लघु शंका कर लेंगे। और 2 गो गुरु रहेगा दोनों बगल से। पहले डंटा, फिर एस वाला 2 गो। तो देखिए यगन है ना, तो यगन में कितने लघु? एक लघु 2 गुरु। हाँ, एक लघु गुरु, एक लघु 2 गुरु, एक लघु 2 गुरु। हमको लगा कि एक लघु गुरु बोल रहे हैं। ठीक है, एक लघु और 2 गुरु। बात समझ में आ गया? देखो एक डंटा है और 2 एस वाला है। ठीक है, तो डंटा को क्या कहते हैं? लघु, और एस वाला को गुरु। चलिए उदित उदमगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिक से संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। भृंग मतलब तितली भौरा। ये प्रश्न रिपीटेशन है। चलिए रिपीटेशन प्रश्न को आप लोग बैक क्लास में देख लीजिए जाकर के। ये रूपक अलंकार है। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न है नदी कल कल करती हुई बहती चली जा रही, इस वाक्य में बहती जल जा रही थी में कौन पद बंद है? ठीक है, देखिए नदी कल कल करती हुई बहती चली जा रही थी, ये आपको सेंटेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ से क्या पूछ रहा है? इस वाक्य में बहती चली जा रही थी, है ना, बहती चली जा रही थी। तो ये काम हो रहा है ना, बहता चला जाना है, क्या हो रहा है? काम। तो कह रहा है इसमें कौन सा पदबंध है? क्रिया पदबंध, क्योंकि काम हो रहा है तो काम को ही क्रिया कहते हैं ना। बात समझे कि नहीं समझे? चलिए अगला है आपका मुंह छिपाना। मुहावरे का क्या अर्थ होगा बताइए? लज्जित होना। मुंह छिपाना मतलब लज्जित देखिए आप मुंह कब छिपाएंगे? जब किसी चीज से शर्म लग जाएगा आपको, तो आप मुंह छिपाना चाहेंगे। ठीक है, किसी के मुंह से बच के निकल जाएंगे, किसी के आंख से बच के निकल जाएंगे। ठीक है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ठीक है, इस परिश्रम का बदला, बिल्कुल आगे सेम क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। इस परिश्रम का बदला अपने कार्य से मनुष्य को जो संतोष होता है वही। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको क्या बताया था? सही बताइए। चलिए तो ये जो आप देख रहे हैं ऑप्शन ए में, इस परिश्रम का बदला अपने कार्य से मनुष्य को जो संतोष होता है वही है। ये सही होकर के क्या होता? मनुष्य को जो संतोष
मनुष्य को जो संतोष अपने कार्य से होता है वही इस परिश्रम का क्या है, बदला है। फिर यहाँ है उसने जोर जोर से रोने लगा, तो यहाँ जोर जोर से रोने लगा। हाँ, अभी आप लोग बताए थे कि उसने को अधिकतर हटा करके क्या कर रहा है, वह कर रहा है। तो आप लोग भी याद रखिएगा, जब उसने आएगा तो आप वह लगाइएगा। तो उसने जोर जोर से रोने लगा, तो वह जोर जोर से रोने लगा। फिर है आप उस प्रतिज्ञा को न भूले होंगे, आप वह प्रतिज्ञा को नहीं भूले होंगे। चलिए हो गया आप लोग के याद। देखे पिछले क्लास में पढ़े थे, यहाँ पर फटाक से हो गया आपको, है ना। आप उस प्रतिज्ञा को न भूले होंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, आप वह प्रतिज्ञा को न भूले होंगे। फिर अगला है इस किताब का क्या मूल्य है, ये आपको क्या है, शुद्ध है। ठीक है, बात समझ में आ गया कुछ। चलिए एक बार और ये 15 नंबर प्रश्न जो है ये भी इस टाइप का ही देख लीजिए इसको भी। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो अशुद्ध पूछा जा रहा है ना। रमेश बैलों को रस्सी से बांध कर लाया, शुद्ध है। बताइए शुद्ध है कि अशुद्ध है? शुद्ध है। रमेश बैल को रस्सी से बांध कर लाया, बिल्कुल सही है। यहाँ आप लोग समझ गए होंगे आप लोग यहाँ पर, ठीक है। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, रमेश बैलों को रस्सी से बांध कर लाया, ये सही है। माँ ने कहानी सुनाई, ये भी सही है। उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया, ये आपको क्या है, गलत है। ये क्या है, गलत है। बात समझ में आ रहा है कुछ। तो यहाँ पर होता क्या कि उस पर मुकदमा चलाया गया, क्या होता, उस पर मुकदमा चलाया गया, ये होता आपको, ठीक है। उसके विरुद्ध नहीं होता, उस पर मुकदमा चलाया गया, ये दोनों नहीं होता, ठीक है। अब ये बताइए कि समास जो आप लोग पढ़े हैं, समास का मतलब क्या होता है। समास का मतलब सब देखिए, इसका परिभाषा बताता है कि दो पदों के मेल से जो उत्पन्न होता है उसे हम लोग समास कहते हैं। लेकिन समास का अगर शाब्दिक अर्थ अगर बात करें तो इस शब्द का अर्थ क्या होता है, संक्षेप होता है। कैसे से सुन लीजिए, जैसे कहीं पर आता है नीलकंठ, तो नीलकंठ देखिए, नीलकंठ एकदम शॉर्ट में संक्षेप में लिख दिया नीलकंठ, लेकिन आप इसको विग्रह कीजिए, जिसका नीला है कंठ। समझ में आया। अब जिसका नीला है कंठ ये जो बोले, जिसका नीला है कंठ ये जो बोले सो, और नीलकंठ बोल दिए, इस दोनों में ज्यादा समय किसमें लग रहा है, जिसका नीला है कंठ। यानी कि जिसका नीला है कंठ उसको शॉर्ट में संक्षेप में आप क्या लिख दिए, नीलकंठ। तो इसलिए समास का मतलब क्या होता है, संक्षेपण या संक्षेप। समास का मतलब क्या होता है, संक्षेपण या संक्षेप, मतलब कि शॉर्ट में वर्ड को लिख लेना, ठीक है। आइए अगला प्रश्न है आपका, जहाँ किसी का बात इतना बढ़ा चढ़ाकर बोला जाए, है ना, किया जाए कि सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो। जैसे ही बढ़ा चढ़ाकर बोला जाए तो याद रखिए उसे हम अतिशयोक्ति कहते हैं। और वैसे भी अति का मतलब क्या होता है, अधिक होता है ना, बढ़ा चढ़ा करके बोला ना। अतिशयोक्ति का मतलब क्या होता है, बढ़ा चढ़ा के। इसलिए याद रखिए जैसे ही अतिशयोक्ति कहीं पर मिले तो इसका मतलब समझ लीजिए कि बढ़ा चढ़ा करके बोले, वो वाला ऑप्शन हमको मारना है। और इतना ना बढ़ा दे कि उसके सीमा का भी उल्लंघन हो जाए, मतलब उसकी मर्यादा का भी उल्लंघन हो जाएगा, मान मर्यादा का भी उल्लंघन हो जाए। कोई बच्चा मान के चलिए कोई थर्ड किया है और उसको बोल देंगे कि वो तो टॉप किया, तो बताइए उसका उल्लंघन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वही बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया, इसका मतलब कौन अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। अब आगे है, शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए, कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। देखिए जब भी कभी किसी के मुख से तुलना किया जाए, उसके मुख जैसा है, ऐसा है, वैसे है, तो शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए में कौन सा अलंकार है, तो ये आपको रूपक अलंकार है। ये थॉटेबल प्रश्न है, इसको भी आप क्या करेंगे, एक बार पढ़ करके फिर छोड़ देंगे। यहाँ जो बढ़ा चढ़ा कर, यहाँ पर एक ही चीज याद रखिएगा, जैसे ही ये प्रश्न पूरा पढ़िएगा आप लोग, एक बार सुनिए, ये प्रश्न पूरा पढ़िएगा। ये जो आपको प्रश्न है, एक बार फिर से हम जाते हैं ऊपर, देखिए बढ़ा चढ़ा कर जैसे ही पूछा, इसमें पूछे अलंकार कौन सा है तो अतिशयोक्ति मार दीजिएगा, बस इतना बात याद रखिएगा। इसको पूरा पढ़िएगा आप लोग, पढ़ना पूरा है, याद इतना ही रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर शशि मुख घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए, तो यहाँ पर आपको रूपक अलंकार, थॉटेबल क्वेश्चन, दो बार पढ़ के इसको छोड़ देना है। अब यहाँ पर देख लीजिए, पायो रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार का करा कि कौन सा उदाहरण है, ठीक है। तो देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने, मेरा जो पति है वो किसके जैसा है, राम। तो राम का रूप दिए ना अपने पति को। तो जब किसी को दूसरे का रूप दिए, जैसे तुम्हारा मुंह चंद्रमा का जैसा है, तो हम तुम्हारे मुंह का रूप किसका दिए, बात कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मतलब मेरे जो पति हैं वो राम भगवान के जैसे, ठीक है ना। चलिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, मतलब मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, तो यहाँ पर आपको जो है सो मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। चलिए इसको ऐसे ही याद रखिएगा। अगला है राम कृपा भव निशा सिरानी, ठीक है, और उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर जो है आपको उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, थर्ड टेबल है, 2 बार पढ़ के इसको छोड़ देना है। मोस्ट वीवीआई आपका कौन सा है? तो ऑप्शन ए जो है वो वीवीआई है, इसको ज़्यादा याद रखिएगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये आपको रूपक अलंकार के अंतर्गत आता है। चलिए, मानोभीत उत्प्रेक्षा है क्या? चलिए, तब तो हो ही गया। मानोभीत जानी महाशीत में पसारी पानी, मानो छतिया की इच्छा राखियो पावक छिपाई के। सीधे देखेंगे, मानो है तो इसका मतलब मानो, मनु, मनहु, जानो, ज्यो, निश्चय, इव, इतना चीज रहेगा तो कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। बस इतना ही सही मान दीजिएगा। चलिए, तो ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला है जिसके हृदय में दया नहीं हो। आपके हृदय में दया है? नहीं है। ठीक है, इसका मतलब आप क्या है? निर्दय कुमारी, आज से आपका नाम रहेगा। चलिए, तो जिसके हृदय में दया नहीं हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग निर्दय कहते हैं। ये क्या है बताइए तो? अनेक शब्द के लिए एक शब्द है। ठीक है, जिसके हृदय में दया नहीं हो निर्दय, उसको हम लोग कहते हैं, याद रखना। अब आपका अगला प्रश्न है ओजगुण। बताइए, ओजगुण का प्रयोग कहाँ पर क्या आता है? वीर रस में। सही बात है। ओजगुण की विशेषता से संबंधित कथन सही कौन सा है? तो कहता है केवल 1 और 3, यानी कि 1 और 3। तो देखिए, वीर रस की व्यंजना है, बिल्कुल सही है। दूसरा है ट वर्गीय व्यंजनों का अधिक। ओजगुण के बारे में विशेषता सुनिए, ओजगुण की विशेषता से संबंधित कौन कौन सही है? ट वर्गीय व्यंजनों का अधिक और वीर रस की व्यंजना। ट वर्गीय व्यंजनों का अधिक और वीर रस की व्यंजना। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये याद रखने वाला प्रश्न आपको है, इसको हम घेर देते हैं। ठीक है, दौड़ कर जाओ और बाजार से कुछ ले आओ। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे कह रहा है, कुछ क्या है? कुछ में आम लाए कि कटहल लाए कि क्या लाए, कुछ पता नहीं है, इसलिए अनिश्चित है, इसलिए अनिश्चयवाचक। ठीक है, हो गया, समझ में आना ना? चलिए, सिंधु। बताइए, सिंधु मतलब समुद्र। समुद्र होगा। सिंधु सेज पर, सेज मतलब बिस्तर, सेज मतलब बिस्तर। सिंधु सेज पर धरा बधू, अब तनिक संकुचित बैठी सी। ध्यान दीजिए, है ना? ये यहाँ पर कौन सा शब्द शक्ति है? यहाँ पर आपको व्यंजना शक्ति है। थॉटेबल प्रश्न है। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सा वाक्य कह रहा है कि शुद्ध है? सीता ने झूठ कही थी। नहीं, गलत। सीता झूठ कही थी, ये होता। ये क्यों बोलेंगे सीता ने झूठ कही थी? सीता झूठ कही थी। ठीक है, अगला है बहुसंख्यक मनुष्य यहाँ आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन ए में, कहाँ गया और क्वेश्चन? सीता ने झूठ कहा था, ये होगा आपको। ठीक है, अगला है बहुसंख्यक मनुष्य यहाँ आया था, ये यहाँ पर सही होता। बहुसंख्यक मनुष्य यहाँ आया था, ये आपको सही है। फिर है भाई बहन जा रही है। बताइए, भाई बहन जा रहे हैं, ये कल बताए थे ना आपको। बिल्कुल, यहाँ सीता ने झूठ कहा था, इस पर आप लोग को डाउट लगता होगा। देखिए, यहाँ पर जो है सो सीता ने झूठ कही थी, तो यहाँ पर जो है आपको सीता ने झूठ कहा था, तो यहाँ पर जो लिंग का वर्णन किया गया है वो किसका किया गया है? यहाँ सीता का नहीं, झूठ का किया गया है। बस इसलिए आपको वो चेंजिंग है। फिर है निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए, ये आपको क्या है? ये बिल्कुल शुद्ध है। बाकी सब क्या है? अशुद्ध है। चलिए, चलिए, आंवला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। प्रश्न रिपीटेशन है। आंचल में दूध और आंखों में पानी। प्रस्तुत कविता में शक्ति कौन सी है? व्यंजना। यानी कि व्यंजना, शक्ति वाला जब भी बात पूछा जाता है सब में क्या होता है? व्यंजना होता है, याद रखिएगा। चलिए, नायक है और गायक में, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बताइए, गायक में क्या था? गए जोरा, गए। और नायक में क्या होगा? नए जोर अक। चलिए, याद हो गया। चलिए, अगला है भीम को 10,000 हाथियों का बल है। बताइए, कौन सा अलंकार है? क्योंकि भीम के बारे में सही बात ऐसा नहीं है, भीम बढ़ा चढ़ा करके बोल दिया गया है भीम के बारे में। ठीक है, भीम को 10,000 हाथियों का बल है, ये अतिशयोक्ति है। बात समझ में आया? चलिए, अगला है पुल्लिंग स्त्रीलिंग के जोड़े में कौन सा सही है? तो बताइए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के जोड़े में कौन सा सही है? तो ब्राह्मण, ब्राह्मण और ब्राह्मणी। जबकि दाता का दात्री होता, भेड़ का भेड़ी होता, लेखा का लेखिका होता। इसलिए ये सब क्या गलत है, और सही क्या है? तो ब्राह्मण का ब्राह्मण। के ब्राह्मण जो है पुल्लिंग है और ब्राह्मणी स्त्रीलिंग है। चलिए, अब यहाँ आज का लास्ट जो आपका गद्यांश बच गया है, गद्यांश को पूरा पढ़ लीजिएगा। पीछे का जो गद्यांश है वही रिपीटेशन कर दिया गया है, इसको क्या पढ़े हम। चलते हैं इसके प्रश्न पर। इसका प्रश्न है आपका,
भारत माता के सपूत किसे कहे गए हैं? सभी धर्मों के लोग सभी धर्म के लोगों को गद्यांश कितने सेट में पढ़ ही दिए हैं। चलिए इसको छोड़ते हैं। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे इसके लिए बेल आइकन पर क्लिक